नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। शिक्षा जगत के लिए एक सबसे बड़ा दरभंगा का इतिहास कहा सकता है कि विश्वविद्यालय, यहाँ दो विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय की पढ़ाई को लेकर के जितने आंदोलन मिथिला विश्वविद्यालय में हुए हैं, उसका 1% भी संस्कृत विश्वविद्यालय में नहीं हुए हैं। इसका वजह यह है कि मिथिला विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, जो पहले भी कुलपति रह चुके हैं और अभी जो कुलपति हैं, वो वर्गों का निरंतर संचालन के साथ सेमिनार एवं अन्य समस्याओं से निदान के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं और आंदोलन भी हुए हैं। कई बार विश्वविद्यालय को बंद भी कराया गया। अभी बता दें कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के एक कार्यकाल के 1 वर्ष होने के बाद उन्होंने मीडिया के समक्ष रूबरू होते हुए कहा कि यहाँ 61 सेमिनार हुए हैं और 12 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वर्गों का नियमित संचालन और पहली बार शिक्षक दिवस के समय, शिक्षक दिवस के दिन सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। ये पहली बार इतिहास में हुआ है। और इसके साथ ही बता दें कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह आज मीडिया के समक्ष आकर अपनी उपलब्धियां गिनाई। ये हुआ कि सबसे पहले दिन जहाँ से छात्र हुए उसको हम लोगों ने पकड़ के बंद करवाया राजनगर में। दूसरे दिन एक कॉलेज जो सेंटर से पता चला था, जेपी कॉलेज समस्तीपुर, हमने उस पर FIR कराया। जो हमारी वैधानिक ये है वो क्या है, एक कमेटी बनाई हम लोगों ने डीन साइंस के नेतृत्व में। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो सारी चीज़ें कमेटी में आ गई हैं। अब उसकी जो हमारे यहाँ जो वैधानिक कमेटियाँ हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया है, कर करके चिन्हित हो गए हैं लोग, उन पर कार्रवाई। शिक्षण संस्थान की बात करें, शोधीकरण की बात करें, तमाम जगह अपने बढ़कर विकास करें। क्या इसमें रह गई है और क्या करना चाहते हैं और साथ में आपने क्या क्या किया है? देखिए, किया है वो लिस्ट आपको हमने दे दी है। बेसिकली विश्वविद्यालय के इस पूरे 1 वर्ष में जो छात्र हित के काम हैं, शिक्षक हित के काम हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी के हित के काम हैं, जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं या शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उन सबके हितों को नंबर 1 पर रख करके, प्राथमिकता पर रख करके विश्वविद्यालय ने काम किया है। और उससे बड़ा काम जो एकेडमिक इनरिचमेंट का है, रिसर्च का है, क्लासरूम टीचिंग का है, लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का है, उस दिशा में काम करना है। और जो लाइब्रेरी का अपग्रेडेशन है, उसमें बहुत तेज़ी के साथ एक काम करने हम जा रहे हैं। उनकी फिजिकल बिल्डिंग को तैयार करा लिया गया है। जो एग्जामिनेशन के लिए रिफॉर्म की बात है, उस पर भी काम करने हम जा रहे हैं। स्टूडेंट के लिए बड़ा काम हमने किया कि इस विश्वविद्यालय में एक स्टूडेंट को 3 बार फॉर्म भरना पड़ता था। एक बार अपने वो एडमिशन के लिए फॉर्म भरता था, एक बार रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरता था, और वही इन्फॉर्मेशन फिर वो एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए भरता था। अब ये तीनों ख़त्म कर दिया हमने। केवल एक फार्म वो भरेगा एडमिशन के समय, उसी से डाटा हम रजिस्ट्रेशन में लेंगे, उसी से डाटा हम एग्जामिनेशन के लिए लेंगे, उसे दोबारा कोई फॉर्म भरना एक एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ सर, इसमें आपने कहा है कि कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हुआ उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, तो क्या ये आपकी योजना है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की योजना है या बिहार सरकार की? नहीं, ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की योजना है। यहाँ के सभी पदाधिकारियों ने इस बात को तय किया कि जिनके भी माता पिता का देहांत कोरोना से हो गया है, उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, चाहे वो कहीं के बच्चे, नहीं अपने विश्वविद्यालय, मतलब जो विश्वविद्यालय के कर्मी थे उनके बच्चे या कोई भी अभिभावक, कोई भी इस क्षेत्र के कोई इस विश्वविद्यालय से पढ़ने वो सभी छात्र? हाँ, इस जिले में 4 जिले में जो हमारे आते हैं, पूरे कार्य क्षेत्र में मिथिला विश्वविद्यालय के सामान्य व्यक्ति भी अगर कोई इस घटना से कुछ करे। सर, आपने जब आप आए थे तो यहाँ जो भवन बने थे, बेकार पड़े भवन थे, उनके बारे में कहा था कि उनकी उपयोगिता कैसे लाई जाए, उस पर विचार किया जाएगा। 1 साल बीत गया, उस संबंध में क्या हुआ है? क्योंकि भवन की कमी, अभी भी आप बता रहे थे कि भवन की कमी है, कैसे उसमें क्या बातें आगे बढ़ी? देखिए, बहुत संक्षेप में अगर आपसे मैं कहूँ तो 4 फैकल्टी को हमने उस कमरे को अलॉट किया था, जो उनके लिए रहने का बंगला बना हुआ है, भवन बना हुआ है, लेकिन चारों ने उसे अलॉट तो करा लिया, जाने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ। यानी कोई इस क्वेश्चन को तैयार करने का काम एक बोर्ड करता है। वो बोर्ड ही निर्धारित करता है किसी प्रोफेसर को कि कौन इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेगा, और जो उसका पेपर सीधे लिफाफे में आता है
तो सीधे सीक्रेट प्रेस को चला जाता है, बीच में कोई इसको ओपन नहीं करता। तो सीक्रेट प्रेस के पास जो मैन्युस्क्रिप्ट गई उसी को वो प्रिंट करेगा। इसको सुधारने के लिए आपने जो कहा है, मैं चर्चा करूंगा एचओडी से कि उनके पास ऐसे कौन से एग्जामिनर हैं, एचओडी के पास भेज दूंगा कि आप एक बार इसको एग्जामिन कर लें, क्या ऐसा क्यों हुआ है, कहाँ घटना रहा है, कहाँ क्या बात हुई है, इसको एग्जामिन करें। जी वही हमारा जो परीक्षा पत्र प्रिपेयर करना। इस जो प्रोजेक्ट आपने अभी तय किया 17-18 पॉइंट आपने तय किया, इसको उस सब डिवीजन में ला करके अपने आप की तैयारी को कंप्लीट करना। अगर एक्शन प्लान में आप आना चाहते हैं और अचीव करना चाहते हैं, तो कुछ बनाना चाहते हैं, तो 32 सब पॉइंट में क्या हम लिखेंगे, 7 मेजर पॉइंट में क्या हम लिखेंगे, उस तैयारी पर हमारे पास लिखने लायक क्या है। अगर कुछ नहीं लिखने लायक है तो हम क्या और बना सकते हैं। 6 महीने के अंदर, तो 6 महीने का कोई टारगेट आपके पास है, 6 महीने में हमें इसमें जंप करना है। 6 मंथ में पूरी तैयारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, पॉलिसी की है, फ्रेमवर्क की है, फाइनेंस की है, जितनी तैयारी है सारी तैयारी हमें 6 महीने में करना। 6 महीने ज़्यादा, 1 महीना ज़्यादा हमें, यानी मान के चलिए फरवरी और मार्च हमारा इन टाइम होगा। मार्च में हम अप्लाई कर देंगे, 60 टेंडर पर है, उसके अंदर तक रखना ये मान कर चलिए 6 महीने के अंदर हमें सारी चीजें कंप्लीट करनी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि नैक में हम एक राउंड जा चुके हैं जो 19 में खत्म हो गया। तो नैक की जो प्रक्रिया थी उस समय की प्रक्रिया में एक पेपर हमें क्लियरली दे जाती थी कि हमारी वो 10-60 कमिंग्स क्या है। आपके पास भी वो 10-60 कमिंग्स होंगे, तो वो 10-60 कमिंग्स जो बुलेट पॉइंट में है, कभी अपनी की हुई बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बनना चाहिए। ये सिखाई गई थी, पढ़ाई गई थी, कदाचित वो आज तक तो दिमाग में चलती है, इसलिए इस पहलू पर तो मैं शायद कुछ भी ना कर पाऊँ। तो एक संस्कार है जो कैरी फॉरवर्ड होता चला आ रहा है, बचपन में जो सीखा सिखाया उन्होंने अपनी बात नहीं कहनी होती है, और खास करके ऐसी बात नहीं कहनी होती है कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। इस क्रम में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी भी बात नहीं कह पाते जिसे उन्होंने स्वयं किया है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं किए रहते हैं, उसे अपनी बता के कह देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो चाहे जिसने किया हो उसको अपनी बता देते हैं। तो ये क्रम तो मुझे नहीं अंदाज है कौन क्या करता, कौन क्या नहीं करता, लेकिन आज आपके सामने इसी हाल में 365 दिन बीतने के बाद 366वें दिन मैं आपके सामने हूँ। इसी हाल में जिस दिन मैंने कार्यभार ग्रहण किया था, एक संबोधन किया था और ये बताया था कि मेरे हिस्से में कुल 365 गुणे 3 दिन है, और आज 365 गुणे 2 बचे हैं। 365 गुणे 1 खत्म हो गया है, और 365 गुणे 2 से भी 1 माइनस हो गया। अब मेरे हिस्से की व्यवस्था आपके सामने। एक उद्देश्य था कि प्रतियोगिता होनी चाहिए, सार्थक प्रतियोगिता होनी चाहिए, सफलता उसका लक्ष्य होना चाहिए, कोई अनकट या अनफेयर प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रतियोगिता जब होती है तो रचना होती है, निर्माण, और रचना और निर्माण करने के लिए प्रतियोगिता होना जरूरी है। ध्येय तय करता है, लक्ष्य तय करता है। जाहिर सी बात है कि क्वालिटी तो एक अपने आप में एक तत्व है, लेकिन वो क्वालिटी किस स्पीड के साथ कवर की जा रही है, ये दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। हम क्वालिटी बनाना चाहें और बनाने में ही 100 वर्ष लग गए तो ना क्वालिटी निकल पाई, ना कुछ निकल पाया। तो क्वालिटी के साथ एक स्पीड और एक टेन्योर भी होना चाहिए, और दूसरा एक्यूरेसी भी होना चाहिए। जो हमने दिया वो देने लायक था और वो टिकाऊ है। हम में से सभी की मंशा ये होती है कि जो काम हम करें वो अच्छा हो, सर्वोत्तम हो, टिकाऊ हो और आगे चलता है। लेकिन कितने लोग कर पाते हैं, कितने लोग अचीव कर पाते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, ये प्रश्न तो आपके सामने है और मूल्यांकन किया।
एक लखनऊ के कवि होते हैं रहे, शेर है दो लाइन का, मुश्ताक साहब ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे बताएंगे, मैं तो खाली अपनी समझ करके भाव में आ जाता हूँ। जाने किसने इस बज में नहुसत की बिना डाली है, जाने किसने इस बज में नहुसत की बिना डाली है, बज माने महफिल और नहुसत माने जो अच्छी ना हो, ठीक है ना। जाने किसने इस बज में नहुसत की बिना डाली है, जिसको सब ढूंढते हैं उसकी जगह खाली है। तो जो एक मानक चाहिए हमें, जिसकी याददाश्त हम सभी करते हैं, जिसकी जरूरत हम सभी महसूस करते हैं, वो जगह खाली न रहने पाए, वो जगह भरी है। जिसको सब ढूंढते हैं उसकी जगह खाली, वो जगह खाली न रहे, जिसे सब ढूंढते हैं वो जगह भरी रहे। इसी उद्देश्य के साथ मैं अपने काम को करता हूँ। क्यों जो जुड़े ना हमारे साथ वो बात न लगेगी।